हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 6 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है आरबीआई ने अपने रेपो रेट को कट किया है टू 5.25%। इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है। साथ ही साथ ये सारा का सारा डिसीजन एमपीसी, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आप कहते हैं, ये क्या होता है, और इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया और रशिया के बीच जो समिट हुई है, उस समिट का क्या आउटकम निकल के आया है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है पुतिन की इंडिया में विजिट हुई है, तो जब विजिट हुई है तो इंडिया और रशिया के बीच जो कोलैबोरेशन है, जो कोऑपरेशन है, वो वन स्टेप फर्दर कैसे गया है वो मैं आपको आउटकम्स में समझाऊंगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने पुल अप किया है आसाम पुलिस को, मतलब पुलिस जो है आसाम की, उससे सर्टेन क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि किस चीज़ के रिगार्ड में, तो वो है चार्ज शीट के रिगार्ड में। मैं आपको समझाऊंगा केस क्या है, और यहाँ पे जो पॉइंट बात हो रही है वो है यूएपीए की, मतलब जो यूएपीए एक्ट है उसके प्रोविजंस का वायलेशन या फिर उसके प्रोविजंस का सहारा लेकर के पुलिस ने जो कुछ भी किया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैसे क्रिटिसाइज किया है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी बताऊंगा कैसे इस यूएपीए से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके यूपीएससी में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गवर्नमेंट अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क को रिवैम्प करने जा रही है बाय अ न्यू सर्विस नेम्ड आईआईएस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जैसे आप लोग नोटिस करोगे आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, ठीक उसी तरीके से अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज बनाने की बात कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और ये जब डिजिटल एज अ प्रीफिक्स लिखा है दैट मीन्स कि ये पूरी की पूरी बात होगी डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब प्राइवेसी की बात होगी। और जब प्राइवेसी की बात होगी तो पुट्टास्वामी जजमेंट के बारे में बताऊंगा, और उसी से कनेक्टेड GS2 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्रिवेसी। तो अब आप ये चीज इस आर्टिकल के पॉइंट से यहां पे आप आसानी से लिख पाएंगे। साथ ही साथ इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा संचार सारथी ऐप के बारे में, क्या इशू था संचार सारथी ऐप के साथ, और गवर्नमेंट ने क्यों इस संचार सारथी ऐप में जो चीज़ें बोली थी, जो डिसीजन लिया था उस पर उसने पूरा तरीके से रोल बैक किया है। वो दोनों की दोनों चीज़ें आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल टू द पॉइंट अगर आपको बताऊं तो आरबीआई ने रेपो रेट को कट किया है। तो पहले आपको मैं समझाता हूं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट का साधारण सा मतलब अगर आपको बताया जाए तो होता है कि भैया जब कभी बैंक्स को लोन की जरूरत पड़ती है, जैसे आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए, तो भैया बैंक को भी तो लोन की जरूरत पड़ेगी ना, पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जब बैंक को लोन की जरूरत पड़ती है तो जाता है आरबीआई के पास। तो जब अगर बैंक ने 100 रुपए लिया है लोन, ठीक है, तो आरबीआई उसके ऊपर एक एक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा। तो जितना इंटरेस्ट ज्यादा होगा उतना इनके पास लोन अमाउंट धीरे धीरे कम हो जाएगा, मतलब इनको इंटरेस्ट उतना देना पड़ेगा ना, और जितना इंटरेस्ट कम होगा उतना उनके पास ज़्यादा बचेगा बैंक के पास, और जितना ज़्यादा बचेगा वो उसी पैसे को उतना ज़्यादा लोन दे पाएंगे आरबीआई नहीं, आपका बैंक दे पाएंगे बेसिकली लोन। अब जब मैंने कहा आपसे कि भैया जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा, तब बैंक्स लोन ज़्यादा देंगे। क्यों लोन ज़्यादा देंगे, तो आप इसको ऐसे समझिए, जब इंटरेस्ट रेट 10 रुपए था तो 100 रुपए के लोन पे 10% इंटरेस्ट जब लग रहा था तो उनके पास 90 रुपए बच रहा था। लेकिन जब इसी 10% को इन्होंने 5% कर दिया है तो अब क्या हो जाएगा, अब इनके पास 5 रुपए हटा के 95 रुपए बचेंगे। अभी कितना बच रहा था, 90 रुपए, अब 5 रुपए ज़्यादा बचेंगे, तो इस एक्स्ट्रा 5 रुपए का लोन दे पाएंगे ना ये। और जब लोन देंगे तो लोगों के पास पैसा जाएगा, और जब पैसा जाएगा तो लोग डिमांड करेंगे, और जब लोग डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। लेकिन इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है, तो आप बोलो सर इन्फ्लेशन का साधारण सा मतलब होता है महंगाई का बढ़ना। लेकिन महंगाई का बढ़ना तो किसी को नहीं पसंद आता, लेकिन फिर भी आरबीआई ने एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग वर्ड होता है जहां पे इन्फ्लेशन के ऊपर टारगेट किया हुआ है कि भैया इन्फ्लेशन 4 ± 2 की रेंज में रहेगा, ये इसी बैंड में रहेगा, मतलब या तो 2% रहे या तो 6%, मैक्स टू मैक्स जा सकता है, कम से कम 2%। लेकिन
यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो 1.7% आ गया था, 2% से कम। तो अब क्या करेगा, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ाना है बेसिकली आरबीआई को, आरबीआई बोलो या फिर वो गवर्नमेंट को आप कह सकते हो इनडायरेक्ट फॉर्म में, कि महंगाई जो है वो कम हो गई है। तो आप सोचो सर महंगाई कहाँ कम हो गई, लेकिन वो आरबीआई के सेंस में बात की जाए तो 1.7% हो चुकी है। तो इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे रेपो रेट कट किया गया है। अब जो रेपो रेट कट होगा तो उससे क्या होगा, लोन चीप होंगे, और जो लोन चीप होंगे तो लोग डिमांड करेंगे, तो डिमांड करेंगे तो उससे प्राइजेस बढ़ेंगे, और जब प्राइजेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो 1.7 से 2% के ऊपर चला जाएगा, जो कि डिसेंटेड अमाउंट है। ठीक है, तो आपको मैंने 3 से 4 चीजें बताई, रेपो रेट क्या होता है, साथ ही साथ मैंने आपको समझाया इन्फ्लेशन क्या होता है और कैसे ये सारी की सारी चीजों का आरबीआई डिसीजन लेता है टू मेक श्योर कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती रहे 4 ± 2 पे। ठीक है, चलो अब यहां बात करता हूं नए पॉलिसी रेट्स क्या हैं। तो रेपो रेट 5.25% है। व्हाट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, आसान सी भाषा में बताऊं, जब कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी होता है, मान लो एक्स रुपीस, तो ये एक्स रुपीस को ले जाके आरबीआई के पास पार्क कर देते हैं, जिसके एवज में आरबीआई इनको इंटरेस्ट देता है, बशर्ते कि यहाँ पे जो एक्स अमाउंट ऑफ दिया है इन्होंने अमाउंट, इसके लिए कोलैटरल की जरूरत नहीं होती, कोई कोलैटरल की नीड नहीं होती। यही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की एक यूनिकनेस है। जब कह रहे हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसका मतलब क्या है, जब ओवरनाइट अमाउंट की जरूरत पड़े, मतलब रात, अगर कोई कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से बोले भैया हमको एक रात के लिए पैसा दे दो, तो इसको हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलेंगे। तो यहां पे क्या होगा, जो रेपो रेट होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा, जैसे देख रहे हो ना 5.5% है, रेपो रेट थोड़ा सा कम है। क्यों, क्योंकि रेपो रेट को अगर ध्यान दोगे तो यहां पे ये शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन जो आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है इसको प्राइमरीली कहा जाता है वन नाइट के लिए। इसको कॉल मनी भी जनरली कहा जाता है, कि जैसे ही कोई क्राइसिस हो रही है कमर्शियल बैंक को, वो तुरंत का तुरंत आरबीआई से बोलेगा एक रात में, और वो अगले दिन पैसा चुका देगा। ठीक है, और यहाँ पे जनरली जो आप देखोगे वहां पे कोलैटरल की उतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी जरूरत रेपो रेट में पड़ती है। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाता हूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, पहली बात तो आरबीआई बना था, और इसी को 1934 के एक्ट को 2016 में अमेंड करके एमपीसी बनाया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया जाता है, जिसके हाथ में बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने की पावर दी गई, जिससे प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे। मैंडेट ये दिया गया भैया, जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है वो 4% ही होना चाहिए, या ±2% होगा, या तो 6% मैक्स टू मैक्स, कम से कम 2% तो होना ही चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कॉम्पोजिशन की, 6 मेंबर्स होते हैं, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। 3 आरबीआई से होते हैं, 3 एक्सटर्नल मेंबर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। की फीचर्स देखा जाए तो लोग बाई मंथली मिलते हैं, मतलब हर 2 महीने पे एक बार मिलते हैं। ये जो एमपीसी होती है, मतलब साल में कितने बार मिलेगी, बोलोगे साल में से 6 बार मिलेगी टोटल। ये हर एक मेंबर का एक वोट होता है, गवर्नर के पास कास्टिंग वोट की पावर होती है। ठीक है, चलो अब देखिए 2017 का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इट डिसाइड्स आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। Does it decide? Yes, absolutely it decides. It is a 12 member body. क्या 12 member body है, 6 है, तो बोलो सर ये 6 member body है, तो 2 तो गलत हो जाएगा। फिर क्या क्या कह रहे हैं, इट फंक्शन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अरे भाई एमपीसी के अंडर कहीं पर भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आपको नहीं दिखेगा, अगर कोई दिखेगा तो क्या है, गवर्नर ऑफ आरबीआई ही यहाँ पे चेयरमैनशिप करता है, तो वन ओनली इज द राइट वन। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। सेंटर जो है वो एक मेजर ओवरहॉल करने की एक सिचुएशन बोल सकते हो, या फिर एक स्टेप लेने जा रही है गवर्नमेंट। किस लिए, ताकि जो पब्लिक कम्युनिकेशन है और जो पब्लिक का इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो पूरी तरीके से चेंज किया जा सके, ट्रांसफॉर्म किया जा सके। क्वेश्चन उठता है क्यों, ताकि रियल टाइम मीडिया में रिस्पॉन्स दिया जा सके, साथ ही साथ डेटा ड्रिवन कम्युनिकेशन हो सके। मतलब जो आज के समय मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, अगर 10 अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं तो 10 अलग अलग मिनिस्ट्री के पास 10 अलग अलग बातें हैं, तो अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन नेटवर्क होगा तो हर एक मिनिस्ट्री आपस में इंटरलिंक हो पाएंगी, बातें यूनिफॉर्म होंगी। ये नहीं होगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कुछ कह रही है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कुछ कह रही है, फिर वहाँ पे फाइनेंस कुछ और कह रहा है। तो ये सारी चीज़ों में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं
हैं, जितने भी इम्पेडिमेंट्स हैं बेसिकली उन सबको रिमूव करने के लिए ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है IAS ऑफिसर्स का इनटेक करेगी। क्यों? क्योंकि हायर कम्युनिकेशन की नीड पड़ने वाली है अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, ये कहा है। साथ ही साथ IAS कैडर का रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। तो अगर मैं इस पूरे आर्टिकल को एक लाइन में समझाऊं तो इसका एक ही मतलब है कि गवर्नमेंट जो है एक नया सर्विस बनाने का प्लान कर रही है बाय द नेम इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, ओवरऑल गोल क्या है? गवर्नमेंट चाहती है एक सेंट्रलाइज्ड, एफिशिएंट और टेक इनेबल्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए चाहे वो होम पे हो, अब्रॉड मतलब एम्बेसीज हो, तो वहां पे इंफॉर्मेशन जो शेयर हो रही है गवर्नमेंट की वो रिलायबल हो, लेजिट हो। जैसे आप देखते हो PIB फैक्ट चेक चलता है तो वो तो चलो चल ही रहा है, लेकिन अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो हर एक जहां पे यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। तो ये कैसे हेल्प करेगा? कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन कम हो जाएगी, ग्लोबल आउटरीच जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ट्रेंड ऑफिसर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। किस चीज़ के रिगार्ड में? ताकि कम्युनिकेशन हैंडलिंग वो प्रोफेशनली की जा सके। पब्लिक का ट्रस्ट इम्प्रोवाइज हो जाएगा विद क्लियर कंसिस्टेंट मैसेजिंग। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हेल्प हैं जो गवर्नमेंट की होगी अगर ये प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन का ओवरहॉल कर, या आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन नेटवर्क का ओवरहॉलिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन करती है बाय ब्रिंगिंग IIS, जिसे बोलते हैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल किसके ऊपर बात करता है? सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट की है 55 साल के एक ओल्ड ट्राइबल मैन की, जिनको 2 साल तक जेल में रखा गया विदाउट चार्ज शीट। अब एक बात समझिए, चार्ज शीट का मतलब क्या होता है? जैसे आपके दिमाग में एक चीज होगा कि भैया हम कभी भी अगर आप जाओगे किसी दुकान पे तो वहां पे क्या होगा, बोलेंगे भैया ये रहा आपका बिल, तो बिल शीट कह दोगे। तो जब कभी किसी इंसान के ऊपर कोई भी बोलते हैं ना इल्जाम लगता है तो उसको चार्ज कहते हैं। तो जब उस चार्ज को एक शीट में लिखा जाए तो उसको चार्ज शीट बोल देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पे क्या हुआ, आसाम पुलिस ने एक इंसान को गिरफ्तार किया, ट्राइबल मैन को, और 2 साल तक बिना चार्ज शीट के ही वो कैद में रहा। अब इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये पूरी तरीके से अनजस्टिफाइड है और कहा है कि ये इलीगल कस्टडी में भी आता है। अब यहां पे आसाम पुलिस ने विद इन सर्टेन टाइम लिमिट इस चीज को नहीं फाइल किया है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें उनसे कही हैं। अब गवर्नमेंट ने ये बात कही है कि भैया वो जो इंसान था म्यांमार का नेशनल था, उसके पास फेक करेंसी थी, साथ ही साथ यहाँ पे UAPA जो है एक्ट है उसमें बेल के ऊपर बार्स होते हैं, इस वजह से ये चीजें हमने नहीं की, लेकिन कोर्ट ने इसको एब्सोल्युटली रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे जो एक पॉइंट उठता है कि UAPA क्या है, तो इसका मतलब क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसका पर्पस क्या है? टू डील विद टेररिज्म, अनलॉफुल एक्टिविटीज और थ्रेट्स जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर है। अगर मैं की पावर्स बताऊं तो गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर सकती है, इंडिविजुअल को डिक्लेयर कर सकती है एज अ टेररिस्ट। यहां पे लॉन्गर डिटेंशन होता है और बेल कंडीशन काफी स्ट्रिक्ट होती है। इस पे एक्सटेंशन किया जा सकता है 180 डेज का बिफोर फाइलिंग चार्जशीट। लेकिन यहां पे जो केस था यहां पे 2 साल चला गया, तो गवर्नमेंट कह रही है भैया अगर आप UAPA के देखोगे अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के बारे में तो वहां पे 180 डेज लिखा गया विदाउट चार्जशीट, लेकिन ये तो 2 साल तक चला गया, मतलब ये तो क्रॉस कर चुके हैं सारी सीमा। तो ये आर्टिकल उसी के ऊपर बात कर रहा है, ये जो पॉइंट है UAPA का ये उसी को पूरी तरीके से निर्धारित करता है। तो जो बेल रूल है UAPA में दैट इज वेरी डिफिकल्ट बेसिकली, और कोर्ट को ये जरूरत है कि भैया अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आप एक्यूजिशन को इस तरीके से नहीं रख सकते हो कि एक इंसान को 2 साल तक आप गिरफ्तार करके रखोगे विदाउट इवन गिविंग बेल। अब जैसे यहाँ पे वर्ड आता है बेल, तो बेल का मतलब क्या होता है? कभी भी कोई इंसान के ऊपर कोई चार्ज लगे हुए हैं लेकिन वो चार्ज अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं, तो जब प्रूव नहीं होंगे तो क्या कहा जाएगा? वो अभी तक ट्रायल में चल रहा है। तो अगर कोई इंसान ट्रायल चल रहा है किसी भी कन्विक्टेड या किसी भी कन्विक्ट का या किसी के ऊपर जो इल्जाम लगे हुए हैं उसका ट्रायल्स चल रहे हैं, तो जब ट्रायल चलेगा तो उसपे बीच में जब उसे किसी भी तरीके से उसको रिहा किया जाता है उसे बेल कहा जाता है। तो जब भी आप बेल शब्द सुन रहे हो तो समझ जाइए कि अभी उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं हुआ है। यहीं पे एक पेरोल शब्द आता है, पेरोल में क्या होता है? यहां पे गुनाह साबित हो चुका है, सजा भी सुनाई जा चुकी है, वो बीच में बंदा आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। कई बार मैंने आपको इस पूरे आर्टिकल्स के ऊपर एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, चलो
अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगर मैं आपको यूएपीए बताऊं तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन में उन्होंने पीएमएलए के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, एफआरबीएम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, फेमा के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो यूएपीए के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां पे वो लोग क्या कह देंगे, बोल देंगे भैया 180 डेज की जहां पे वो 365 कर देंगे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी जनरली फैक्ट्स को रिप्लेस कर देती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इंडिया और रशिया के रिलेशन के ऊपर। तो इंडिया और रशिया ने एग्री किया है कि भैया हम लोग रेगुलर कंसल्टेशन करेंगे आर्कटिक इश्यू के ऊपर, साथ ही साथ प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे और कोऑपरेट करेंगे नॉर्दर्न सी रूट के ऊपर। अब आपका होमवर्क क्या है, अगर आप ध्यान दोगे तो नॉर्थ सी, ये अभी अचानक से मुझे याद आया कि नॉर्थ सी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 24 में ही, जहां पे क्या बोला गया, नॉर्थ सी की बॉर्डर के बारे में बताइए, बॉर्डरिंग कंट्रीज को बताइए। आप एक बार जाकर के नॉर्थ सी पीवाईक्यू टाइप करिएगा, आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें जरूरी हैं। साथ ही साथ रशिया का जो रोसाटम है, वहां पे, अब रोसाटम क्या है, वहां का ये एक स्टेट लेवल पे कंपनी है जो कि न्यूक्लियर फ्यूल को डिलीवर कर रही है इंडिया के कुदनकुलम यूनिट 3 में। अब यहां पे ये यूनिट क्या कर रही है, यहां पे न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये जो ट्रांसफरिंग रशिया कर रही है इंडिया को, ये 24 के पैक्ट के द्वारा कर रही है, जिसके अंदर कहा गया था कि रशिया लाइफ टाइम फ्यूल सप्लाई करेगी, जो आपका कुदनकुलम यूनिट 3 और 4 है। न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई होगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी बनेगी। न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनेगी, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा बनेगी या न्यूक्लियर फिजन के द्वारा बनेगी, तो आप बोलोगे न्यूक्लियर फिजन के द्वारा बनेगी, मतलब एटम को ब्रेक करके दो भाग में किया जाएगा। फ्यूजन में क्या होगा, दो आपस में मिलके एनर्जी रिलीज करेंगे, तो जो सन आप देखते हो वहां पे फ्यूजन होता है। साथ ही साथ दोनों कंट्रीज ने कमिट किया है कि भैया न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन हम लोग और ज्यादा अच्छे से बढ़ाएंगे, और इतने अच्छे से करेंगे फ्यूल सप्लाई ऐसी हो और पूरी तरीके से फ्यूल का साइकिल सपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमने आज के कुछ समय तक फ्यूल को प्रोवाइड किया, फिर कुछ समय बाद हम बंद कर दें वो सारी चीज़ देना, ये सारे काम नहीं होगा। और ये चीज़ इंडिया और रशिया के बीच कहना भी सही है, क्योंकि इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग है। वो ऐसा नहीं है कि बस वो एक बोलते हैं कि बस मौसमी फल की तरह होता है, आएगा जाएगा। ये लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव है बेसिकली। साथ ही साथ इंडिया ने साइंटिफिक इंटरेस्ट भी दिखाया है आर्कटिक में, बाय जो आपका स्वेलबार्ड ट्रीटी है उसमें इंडिया का साइंटिफिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इंडिया आर्कटिक में एक्सप्लोरेशन करना चाहती है। अब आर्कटिक बात हो रही है तो यहाँ पे नॉर्दर्न सी रूट और आर्कटिक दोनों को आपको रिलेट करना होगा। यहाँ पे मैंने 2 से 3 पॉइंट नहीं डाले, ये आपको खुद से करना है। आप एक बार आर्कटिक सी रूट को देखिएगा, फिर आप यहाँ पे स्वेलबार्ड जो ट्रीटी है उसको एक बार पढ़िएगा, आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ये पूरी की पूरी बात किस चीज के ऊपर की जा रही है। ठीक है, अब ये जो पूरा आउटकम निकला है इंडिया और रशिया के बीच जो रिलेशन है, या इंडिया और रशिया के बीच जो बात हुई है, उसका क्या आउटकम हो सकता है, इंपैक्ट क्या होगा, तो इंडिया और रशिया की स्ट्रैटेजिक टाइज और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बूस्ट हो जाएगी, सिक्योरिटी जो एनर्जी है, एनर्जी में जो सिक्योरिटी है इंडिया की, वो इम्प्रोवाइज हो जाएगी। अगर जो आपका कुदनकुलम यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा तो इससे इंडिया की जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड होगी, तो जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो काफ़ी ज़्यादा पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ आर्कटिक एक्सेस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, टेक ट्रांसफ़र काफ़ी अच्छा होगा, साथ ही साथ स्पेस कोऑपरेशन और ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो अब ये डीप होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिया जो सैटेलाइट है और जो वहाँ पे रशिया की तरफ से है, दोनों आपस के स्पेस प्रोग्राम्स को सपोर्ट करेंगे। ये होगा इम्पैक्ट इंडिया और रशिया के बीच जो रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये बेसिकली क्या है, एडिटोरियल है, तो आपको मैं एडिटोरियल को पहले एक तोड़ता हूँ कुछ चंक्स में। तो एक संचार सारथी ऐप गवर्नमेंट लेकर के आई थी, जहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि भैया सारे के सारे जो फोन्स हैं फ्रॉम 2026 उनमें बाय डिफॉल्ट आपको संचार सारथी ऐप डालना पड़ेगा। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने ये कहा, ये तो ऐसा हो गया ना, जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन होंगे, जितने भी आपके iOS डिवाइसेस होंगे, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंस्टॉल होके आएगा। आप जैसे देखते हो ना कि अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो, गूगल इंस्टॉल होता है, जीमेल इंस्टॉल होता है, तो कहने संचार सारथी ऐप भी इंस्टॉल होके देना है। ठीक है, यहाँ लेकिन जो बाकी इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर कंसर्न दिखाया, कहा कि भैया सर्विलांस, अनक्लियर डेटा कलेक्शन, लैक ऑफ कंसेंट, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं
जो चीज़ जिस जिस कारण से हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ही ये पॉइंट उठता है तो इसी इश्यू में वर्ड आता है या नीड आती है डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। इसका मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल होते हैं उनका अप्लाई या उनको जब अप्लाई किया जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पहले वर्ड को समझिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? इट सिंपली मीन्स अप्लाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। एंड व्हाट यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल? इट मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ। दीज आर द प्रिंसिपल्स। लेकिन जब ये सारे के सारे रूल्स डिजिटल वर्ल्ड में अप्लाई हो तो उसे हम लोग कहते हैं डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली। तो आज की जो गवर्नेंस है वो आपका एआई, बायोमेट्रिक्स, प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम्स का यूज कर रही है, लेकिन ये सब कुछ ओपेक है। यहाँ पे जो सिटीजन है उनका कंसेंट नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि भैया हमारा डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, हम किस तरीके से हमारे अधिकारों को होल्ड किया जा रहा है, ये नहीं पता होता कंज्यूमर को। जो सर्विलांस होता है वो साइलेंट होता है, कॉन्स्टेंट होता है। इससे क्या होता है, सेल्फ सेंसरशिप होने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो इंडिया का जो प्राइवेसी सेफगार्ड है दैट इज प्रिटी मच वीक। और ये चीज कब हाईलाइट हुई थी? पुट्टास्वामी केस में। अब पुट्टास्वामी केस में क्या था, प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट बनाया गया था। तो अगर संचार सारथी ऐप गवर्नमेंट ने कहा है सबके पास इंस्टॉल होना चाहिए, और गवर्नमेंट अगर ये नहीं प्रूव कर पा रही है कि भैया सर्विलांस और डेटा कलेक्शन कैसे होगा इन सभी चीजों का या इस संचार सारथी ऐप का, तो कहीं ना कहीं ये चीज डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को वायलेट करती है। और जब वायलेट कर रही है दैट मीन्स राइट टू प्राइवेसी वायलेट होगा, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट भी वायलेट होगा। साथ ही साथ जो आपका डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 23 था वो गवर्नमेंट के पास एक ब्रॉड एग्जेम्पशन देता है कि भैया गवर्नमेंट का जो ओवरसाइट है और साथ ही साथ जो रेमेडीज हैं दैट वुड बी प्रीटी मच लिमिटेड। तो ये सारे रिगार्ड में एडिटोरियल कह रहा है कि इंडिया का प्राइवेसी सेफगार्ड काफी ज्यादा वीक है, तो अभी जरूरी होता है कि हम इस चीज के ऊपर काम करें। अब जो डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम में जैसे केवाईसी देखोगे, वेलफेयर देखोगे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये एज अ ब्लैक बॉक्सेस काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली पता नहीं होता है ऑपरेट कर कैसे रहे हैं। और इससे क्या होता है कई बार बायस, एक्सक्लूजन्स और राइट्स के वॉल्यूशन होते हैं। इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है, लैक कर रहा है सर्विलेंस के ऊपर, एल्गोरिथम अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स नहीं है एआई और टेक सिस्टम के ऊपर। तो ये सारी क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हाईलाइट की गई हैं इस एडिटोरियल में। अब जो सजेस्ट किए गए हैं रिफॉर्म्स, उसमें क्या है, एक डिजिटल राइट कमीशन होनी चाहिए। जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है वैसे डिजिटल राइट कमीशन होनी चाहिए, जो कि क्या देखेगी, डिजिटल राइट्स को देखेगी। क्या कभी किसी कंज्यूमर का या कभी किसी डिजिटल यूजर का कोई भी डिजिटल राइट वायलेट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि डिजिटल राइट अगर वायलेट होगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन राइट भी वायलेट होगा। साथ ही साथ जो सर्विलेंस है उसके ऊपर लिमिट, स्ट्रिक्ट लिमिट लगनी होगी, तभी होगा जब नेसेसरी हो और प्रोपोर्शनेट हो। और कभी भी अगर किया जा रहा है तो जुडिशियल वारंट की जरूरत पड़ेगी, रिपोर्ट्स ट्रांसपेरेंट होंगी, एआई के ऊपर ऑडिटिंग होगी, डेटा प्रोटेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल डिजिटल लिटरेसी में और ज़्यादा एम्पावरमेंट किया जाएगा, उसके थ्रू एम्पावरमेंट दिया जाएगा, जिससे लोगों को पता चल सके कि डिजिटल स्पेस में किस तरीके से जो कंज्यूमर है, जो इंसान है, जो यूज़र है, उसके डेटा को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। 21 में क्वेश्चन राइट टू प्राइवेसी के ऊपर पूछा गया, आपको पता है आर्टिकल 21 में बात होती है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, ये भी 21 में बात होती है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, माइनिंग के ऊपर बात कर रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन पड़ी जो मैंने येलो इसको मार्क कर रखा है ना, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए क्या लिखा है। जो ये पॉइंट लिखा है कि एक्सट्रैक्ट मिनरल्स इन DRC विच सप्लाइज मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट। 70% ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट कहाँ पे पाया जा रहा है, बोलोगे सर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो दुनिया का सबसे बड़ा आपका कोबाल्ट रिजर्व कहाँ है, बोलोगे सर कॉन्गो में है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। तो जो कोबाल्ट की माइनिंग होती है DRC में वो 70% तो है, 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं और इलीगल और इनफॉर्मल माइंस में काम करते हैं। और यहाँ पे जो इंडस्ट्री, यहाँ पे चाइल्ड लेबर्स भी होते हैं, वर्किंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है। 23 क्वेश्चन देखिए, अबाउट 3/4 मतलब 3/3 वर्ल्ड का कोबाल्ट रिजर्व जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो क्या बोलोगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में प्रोड्यूस होता है। फिर आप ध्यान दीजिए ये क्या है, ये DRC है। DRC में नोटिस करोगे यहाँ पे क्या है, कॉन्गो बेसिन की बात हो रही है, मतलब कॉन्गो जो रिवर के बारे में बात हो रही है। तो अगर ऐसे ध्यान दोगे ये क्या, इसका बेसिन है, मतलब कहाँ कहाँ ये एक्सपैंड कर रही है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। तो आप देख रहे हो कैमरून, तो कैमरून क्या है, ये हिस्सा है। वहीं पर आप नाइजीरिया की बात करोगे, नाइजीरिया यहाँ पे आपका कॉन्गो बेसिन नहीं
देखने को मिलेगी। साउथ सूडान देखोगे, ये रहा साउथ सूडान, यहाँ पे नहीं मिलेगा। उगांडा देखोगे, यहाँ पे भी आपको नहीं दिखेगी कॉन्गो बेसिन। तो कॉन्गो बेसिन कहाँ पे है? कैमरून में इसका जो एक्सटेंशन है वो देखने को मिलेगा आपको। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।